हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं वैसे कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार सर के पीवाईक्यू पार्ट 5 के नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग सेकंड लेक्चर का रिवीजन करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग इस सीरीज़ को किस लिए स्टार्ट किए हैं। तो हमारा मेन पर्पस है कि जो सर एक डेढ़ घंटे से ऊपर में लेक्चर करवाते हैं उसको हम लोग 30 से 40 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले। ठीक है, तो वो मेरा पर्पस है। बाकी जो वीडियो है, ठीक है, उनका नोट्स ही यूज करता हूँ, तो मेरा खुद का कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो सर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सर से पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जिनका टेक्स्ट बुक पास प्रो एक्सपायर हो चुका है, आप हमारा कूपन कोड लगा करके जो इसको ले सकते हैं, जिससे कि 700 रुपये का पास प्रो आपको मात्र 615 रुपये में मिल जाएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि है सेकंड लेक्चर। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया। तो चलिए बाकी आज बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तरी आकाश का एक तारामंडल है जिसे 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित डब्लू शेप का होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, तारामंडल कई तरीके का होता है, तो डब्लू शेप वाला पूछा है ना, तो डब्लू शेप वाला आपका जो है कैसियोपिया कहलाता है, जो कि आपका 5 तारों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम बात करेंगे कैसियोपिया किस तरीके का दिखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका कैसियोपिया है, ठीक है, जो इस तरीके से जो आपका 5 स्टार्स का ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5, और इसमें जो सबसे चमकीला तारा होता है ना, वो सेडार होता है। तो याद रखिएगा, कैसियोपिया जो डब्ल्यू शेप का होता है, 5 स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, और सेडार इसका सबसे चमकीला यहाँ पर होता है। बाकी तारामंडल होता क्या है, तारामंडल आपका जो तारों का समूह कहलाता है। बाकी इसके अलावा तारामंडल में काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आपका उर्सा मेजर एक होता है, जिसको कि ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड जो तारों का पैटर्न होता है उसको हम लोग जो है तारापुंज या फिर एस्ट्रेज में या नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक तो उर्सा मेजर हो गया, उसके बाद सिग्नस की बात करेंगे। देख सकते हैं ये आपका उर्सा मेजर है, ठीक है, जिसको कि ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, और इसको बिग डिपर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उर्सा मेजर को ही बिग डिपर भी कहते हैं। इसके अलावा सिग्नस की बात करेंगे तो ये क्रॉस शेप का होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है आपका सिग्नस। आगे बात करते हैं कैसियोपिया, मैंने बता दिया। ओरायन की अगर बात करेंगे तो ये आपका आवर ग्लास शेप का होता है, ये कुछ इस तरीके से जो आपको आवर ग्लास में देखने को मिल रहा है, तो इस शेप का होता है। और इसमें जो सबसे चमकीला जो तारा होता है वो रीगल होता है। ठीक है, कैसियोपिया का मैंने बताया सेडार, और अगर ओरियन का पूछेगा तो रीगल। इसके अलावा द हंटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओरियन को। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, बोला शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन कौन करता है। तो देखिए, शनि ग्रह के बारे में बात करें तो ये एक गैसीय पिंड है जो कि अधिकतम हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का जो रेशियो की बात करेंगे तो 3:1 होता है। और इसका घनत्व तो पानी से कम होता है, और इसीलिए मतलब ऐसा बोला जाता है कि पानी में तैर तैर सकता है शनि ग्रह। ठीक है, तो याद रखिएगा शनि ग्रह के बारे में ये फैक्ट सही है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कल कुछ चीज़ें, आज भी देख लेते हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले कोई भी इसका सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का आपका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और इसका सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, सबसे कम घनत्व आपका शनि का है, और सबसे ज़्यादा घनत्व आपका पृथ्वी का है। बाकी मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और यहीं पर एक आपका सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा यहाँ पर पर्वत है या चोटी आप कह सकते हैं, जो कि है निक्स ओलंपिया। ठीक है, चोटी अब याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे ही है। इसके अलावा बृहस्पति की बात करेंगे तो जैसा कि आपको बताया था सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके जो प्रमुख आपके सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं, जिसको कि हम लोग गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने जो है इन सब का खोज किया था। बाकी अरुण की अगर बात करेंगे तो ये आपका हरा कलर का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मतलब क्या होता है, मीथेन पाया जाता है आपका। ठीक है, मीथेन होता है और क्रिस्टलीय रूप में अमोनिया देखने को मिलता है, इस कारण से इसका रंग जो है हरा होता है अरुण का। और वरुण की बात करेंगे तो वरुण की खोज यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए। ठीक है, और CH4 मेथेन का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी गैनीमेड की हम बात करेंगे तो ये बृहस्पति का तो है ही सबसे बड़ा उपग्रह, लेकिन पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, शनि के छल्लों की खोज कौन किया था, तो ये आपका क्रिस्टन हाइजेंस ने किया है। और अगर पूछेगा छल्लों के बीच में जो गैप्स होता है, ठीक है, उसकी कौन खोज किया था, तो कैसिनी ने किया था। बाकी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसपे जीवन संभव है, ऐसा साइंटिस्ट का बताना है। बाकी मैंने जैसा कि बताया कि अरुण पर जो है आपका मीथेन की गैसेज होती हैं, ठीक है, तो इसलिए उसका रंग हरा रहता है, तो CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीथेन का। बाकी अरुण की अगर खोज पूछेगा कौन किया था यूरेनस का, तो विलियम हर्सल ने किया था। और अगर वरुण की खोज पूछेगा तो ये आपका गणितीय संक्रिया मतलब मैथमेटिक्स के आधार पर जो है आपका उर्बेन ली वेरियर ने आपका जो है वरुण की खोज किया था। ठीक है, बाकी वेनस की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है सबसे गर्म मतलब होता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है सतह का 478 डिग्री सेल्सियस होता है।
बाकी इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये शुक्र और पृथ्वी के बीच जो आकार एंड द्रव्यमान होता है वो सेम होता है, इसलिए इसको जुड़वा भी कहते हैं। बाकी सौरमंडल के 2 ग्रहों में से एक जो अपनी दूरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। देखिए सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सारे जो है आपका वामावर्त घूमता है, यानी कि अगर बात करेंगे तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, शुक्र हो गया, और एक आपका अरुण हो गया। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि आपका किस तरीके से घूमता है, तो ये आपका क्लॉकवाइज घूमता है इस तरीके से, यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है, ठीक है, वो आपका इसी को कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं, और इसे सुबह और शाम की खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसको शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। कोई उपग्रह नहीं है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बाकी सभी ग्रह की परिक्रमा वामावर्त कहते हैं, और यूरेनस और जो शुक्र होता है ये आपका दक्षिणावर्त करता है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जो मोह रोवर केक, यानी कि जो मोह असंत्य है, ठीक है, किसे अलग करता है। आप देखिए डिसकंटिन्यूटी की बात करता है, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी होता है उसको हम देखेंगे सबसे पहले, लेकिन हम समझते हैं यहाँ पे कि जो आपका क्रस्ट मेंटल और कोर होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। हालांकि इसका आंसर आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी, यानी कि जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, और जो मेंटल वाला पार्ट होता है उसको अलग करता है कौन, मोह अलग करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि जो भू विज्ञान के जनक होता है उसको हम लोग जो है, मतलब जो भूमि विज्ञान की जो है अध्ययन करता है उसको जियोलॉजी कहते हैं, और जेम्स हटन जो है वो आपके भू विज्ञान के जनक कहलाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट मेंटल और कोर का। तो ये आपका है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है क्रस्ट होता है, जिसकी मोटाई जो आपका 5 से 70 किलोमीटर का होता है, ठीक है। इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है महाद्वीपीय क्रस्ट और एक होता है महासागरीय क्रस्ट। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है इसकी एवरेज मोटाई 30 किलोमीटर होती है, और ये जो है मोटी और हल्की होती है, और ये ग्रेनेटिक चट्टानों से मिलकर बना होती है। और अगर महासागरीय वाले में पूछेंगे तो इसका जो एवरेज मोटाई है 5 किलोमीटर का होता है, और ये जो पतली और सघन होती है जो कि बेसाल्टिक रॉक्स के मिलकर बना होता है, ठीक है। जो आपका भूपर्वतीय क्रस्ट होता है इसको हम लोग सियाल, क्योंकि यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम की जो है अधिकता होती है इसलिए यहाँ पर जो इसको सियाल कहते हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात करेंगे महासागरीय क्रस्ट की तो इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम के मतलब रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है महासागरीय क्रस्ट को सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है गैस अगर बोलेगा तो 46.4% यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं OCl Fe, ठीक है। तो ऑक्सीजन इतना परसेंट होता है, सिलिकॉन आपका जो है 28% होता है, एल्युमिनियम 8% होता है, और जो आपका लोहा होता है वो 5% होता है। तो ये पृथ्वी क्रस्ट के सस्ता ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है इसको। इसके अलावा जो सेकंड आपका होता है वो होता है मेंटल, ठीक है। इसकी मोटाई आपका बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर होता है। मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं ना, ये क्रस्ट होता है, ठीक है। तो मेंटल क्या होता है, मेंटल ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ठीक है, ये मेंटल हो गया, ठीक है। तो मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर या फिर दुर्बल मंडल, ठीक है। ये आपका सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, याद रखिएगा। तो मेंटल के बारे में इतना चीज़ याद रखिएगा। और बाकी अगर कोर की बात करेंगे तो कोर जो है दो तरह का होता है, एक होता है बाहरी वाला और एक होता है आंतरिक वाला। तो बाहरी वाला जो होता है वो आपका द्रव्य अवस्था में होता है, ठीक है, जैसे ये कोर है, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल इतना दूर हो गया। और कोर में भी दो तरह का, तो ऊपर वाला हो गया ये बाहरी, और अंदर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया आपका आंतरिक। तो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है ना उसमें आपका जो है द्रव्य होता है, यानी कि इसमें चुंबकीय शक्ति देखने को मिलता है, और ठोस होता है आंतरिक वाला, ठीक है। बाकी इसमें नीफे के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें निकेल और आयरन की अधिकता पाई जाती है। बाकी अगर मोटाई की बात पूछेंगे एवरेज, तो बाहरी वाला जो कोर होता है उसका 2200 किलोमीटर होता है एवरेज, और आंतरिक वाले का 1300 किलोमीटर होता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आयतन और द्रव्यमान की, क्रस्ट मेंटल और कोर की। तो क्रस्ट जो है आपका 1% यहाँ पर आयतन होता है, मेंटल का आपका 84% होता है आयतन, और कोर का आपका 15% होता है आयतन, ठीक है। द्रव्यमान में अगर पूछेगा तो क्रस्ट का 1%, मेंटल का 68% और कोर का 31% होता है। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी की अगर बात कर ले तो 5 तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है जिसको कि आप याद कर सकते हैं। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये इसका ट्रिक है। कोई से कॉनरॉड हो जाएगा, मुझे से मोहो हो जाएगा, रेड से रेपिटी हो जाएगा, गुलाब से गुटेनबर्ग हो जाएगा, और लादो से लेहमैन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर। तो क्रस्ट में भी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, मेंटल में भी कुछ इस तरीके से होता है, और कोर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक ये हो गया, ये पहला डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये आपका दूसरा डिसकंटिन्यूटी, फिर तीसरा, चौथा, और ये पांचवा डिसकंटिन्यूटी होता है। तो ये ऑर्डर में होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉनराड। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। पूछा है कि जो मोहो होता है, ठीक है, मोहो जो है किसे अलग करता है। तो मोहो कितने नंबर पे है, मोहो जो है आपका कितने नंबर पे है यहाँ पे, तो मोहो की अगर बात करेंगे तो ये आपका है
सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये वाला। तो ये किसको किसको अलग कर रहा है, ये इसको मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट को अलग करता है किससे, मेंटल से, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्रस्ट को किससे अलग किया है, तो मेंटल से अलग किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरीके से आपको पांचों डिसकंटिन्यूटी को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब स्थल मंडल क्या होता है, तो स्थल मंडल जो होता है ना, ये आपका क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी ठोस भाग होता है, ये आपका स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। और जो हम एस्थेनोस्फीयर पे रहते हैं, ठीक है, वो इसी स्थल मंडल के नीचे आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता को प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। मतलब जो हमारी संविधान की संशोधन है तो उसके बारे में कुछ जो है टिप्पणी किया गया था। तो ये जो टिप्पणी है ये आपका केसी वेयर ने किया था। बाकी हमारे जो संविधान के बारे में अलग अलग यहाँ पर जो है आपका टिप्पणी किया गया था। जैसे कि सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और अगर पूछेगा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद किसने कहा था, तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। और अगर अर्ध संघवाद पूछेगा तो ये कहा था केसी वियरे ने। और सौदेबाजी वाला संघवाद बोला था मॉरिस जॉनसन ने। बाकी अगर संविधान की बात आएंगे ये, तो संशोधन की अगर हम बात कर लें तो संविधान संशोधन का जो आर्टिकल नंबर 368 से रिलेटेड है और भाग 20 से ये संबंध रखता है। और अगर बात करेंगे संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए, किस देश से लिया गया इसको, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बाकी संशोधन हम लोग तीन प्रकार के देखेंगे, ठीक है। इसमें से दो जो आपका होगा वो आपका आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता है, और एक जो होता है वो आपका आर्टिकल 368 से बाहर होता है, ठीक है। जैसे कि साधारण बहुमत जो होता है वो आपका आर्टिकल नंबर 368 के दायरे से बाहर होता है। मतलब अगर हमको साधारण बहुमत से किसी चीज़ में संशोधन करना है तो उसके लिए 368 का नीड हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी साधारण बहुमत होता क्या है, तो इसमें उसी तरह संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किए जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब वोटिंग चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ता है। बाकी विशेष बहुमत जो होता है, अगर इससे हम लोग किसी चीज़ में चेंजेस कर रहे हैं संविधान में, तो उसके लिए 368 में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब उसके तहत करना पड़ेगा अमेंडमेंट। बोर्ड ऑफ विशेष बहुमत क्या होता है कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए जो इसका यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब जितने भी सदन में मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग है, उसका 2/3 अगर बहुमत मिलता है तो वो आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, जो भी आप मतलब बदलना चाहते हैं, ठीक है। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस में राज्यों की सहमति। तो ये होता है कि राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से ये संबंधित है। संशोधन अगर बात करेंगे तो संसद का विशेष बहुमत चाहिए इसमें। आधे राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से अगर सहमति देते हैं तो ये आपका विशेष बहुमत प्लस में राज्यों की सहमति। हालांकि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष बहुमत वाला याद रखिएगा और साधारण बहुमत वाला याद रखिएगा। आगे, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कौन सा शब्दों का सही क्रम है, मतलब वर्ड जो है आपका कौन सा इसमें जो है सही तरीके से आता है। तो सबसे पहले आपका संप्रभु आता है, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। अभी हम हर एक टर्म को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि जो आज आपका मतलब प्रस्तावना जो आप देख रहे हैं, पहले ये किस चीज़ का हिस्सा था, तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू ने लाया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। हालांकि बाद में इसको अपनाया कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 को, और यही बाद में हम लोग का देश का प्रस्तावना भी बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को ये आया था, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। प्रस्तावना की अगर बात करेंगे तो संविधान का आईडी कार्ड किसने कहा था प्रस्तावना को, तो ये एन ए पालके वाले ने कहा था। संविधान की कुंडली किसने कहा था, तो ये के एम मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना ग्रहण कहाँ से किया गया, तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर हम पूछेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो हम लोग के प्रस्तावना में वर्ड है, वो किस देश से लिया गया, तो फ्रांस से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा न्याय की अगर बात करेंगे तो 3 तरह का न्याय हमारे प्रस्तावना में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, जिसको कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। इसके अलावा संविधान के अवयव की बात करेंगे तो इसमें टोटल 4 अवयव है। पहला है कि भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत है, जो कि भारत के लोग हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय संविधान का अर्थ अधिकार स्रोत क्या है, तो भारत के लोग। इसके अलावा संविधान की प्रकृति याद रखना है कि ये जो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि कोई हम पर जो फोर्स नहीं करेगा, हम अपने देश के लिए नियम कानून खुद से बनाएंगे, कोई हमें बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। समाजवादी का मतलब होता है कि इसमें जो है इक्वल तरीके से जो है आय का वितरण हो सके, मतलब कल्याण हो सके, तो समाजवादी हो गया। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष मतलब देश में सभी धर्म के लोग रहेंगे। इसके अलावा लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है क्या कि इसमें हम लोग जो है किसी मतलब जनता के द्वारा ही कोई एक रूलर को अपॉइंट करेंगे और वो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये भी 2 तरह का होता है आपका, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष वाले में लोग सीधे कानून बनाने के में भाग लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड,
मतलब जो एक छोटा देश है, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट यहाँ पर जनता ही यहाँ पर जो कानून बनाती है। लेकिन अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है वो ये काम करता है। ठीक है, तो भारत इसका एग्जाम्पल है। बाकी अगर बात करेंगे उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का, तो ये है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। बाकी लागू कब हुआ था, लागू नहीं मतलब ये अडॉप्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, लागू तो हम लोग का अलग है, अडॉप्ट मतलब अपनाया कब गया था, तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बाकी गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य होता है कि राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, मतलब जो हम लोग राजा को चुनते हैं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव करके, तो वो आपका गणराज्य कहलाता है। जैसे कि अगर भारत की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे, तो उसमें आपका चुनाव करके जो है आपका कोई भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में आपका जो है वंशानुगत होता है, राजा या फिर रानी होती है वहाँ पे, जो कि वंशानुगत चलता है, इसमें कोई भी इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक टर्म आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आज के जो लेक्चर है इसमें कंटेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, बोर्ड है संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो देखिए, बोर्ड है संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। 24 जनवरी 1950 को हम लोग जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाए थे। बाकी इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब पुष्टि की गई थी, तो ये आपका 1949 में हुआ था। बाकी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और अगर पूछेगा यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की, तो ये आपका जुलाई 1947 में अपनाया गया था। बाकी संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था, तो इरविन एमपी थिएटर में ये सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उस समय। तो ये थे आपके चीफ गेस्ट। बाकी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में कि इस दिन क्या होता है। तो इस दिन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वजारोहण का मतलब होता है कि झंडा जो है नीचे से ऊपर की ओर फहरता है। ठीक है, तो ये लाल किला पे किया जाता है। प्रधानमंत्री करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन। और गणतंत्र दिवस के दिन बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति करते हैं, झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ पे। ठीक है, और मीटिंग रिलेटेड समारोह से जो गणतंत्र दिवस आपका समाप्त होता है, ये 29 जनवरी को आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि कल वाला में छूट गया था, तो याद कर लीजिएगा। हालांकि मैंने बता दिया था, नोट्स में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने बताया था आपको। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है 9 दिसंबर को अपॉइंट किए गए थे, जो कि थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बाद में 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रतीक क्या था हम लोग का जो संविधान सभा था उसका, तो हाथी था। ठीक है, इसके अलावा 7 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाज़ों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदी गोदी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पोर्ट होता है इसका मतलब। ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए या फिर बंदरगाह से, तो लोथल आपको मारना है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में ये पड़ता है, तो याद रखिएगा। बाकी खोज की अगर हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। कौन कहता, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो फिर बाद में 1 साल के बाद खोज होती है मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जिस समय आपका ये खुदाई का काम चल रहा था, तो उस समय जो आपका ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। और अगर पूछेगा यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता की, तो वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है नगर नियोजन किस तरीके से था, तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी धौलावीरा के याद रखिएगा, ये धौलावीरा में जो क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका कहाँ पर मिला है, तो खादीर बेट द्वीप जो है गुजरात में। ठीक है, उन्नत जल प्रबंध के लिए जो है आपका ये धौलावीरा मतलब फेमस था। आगे बात करते हैं नगर नियोजन किस तरीके से था हड़प्पा में, तो अनोखी विशेषता थी वहाँ पर कि वहाँ पर जो 2 भागों में बटा हुआ था, एक शहरी केंद्र और या शहरी केंद्र का विकास था ये, जिसमें कि गढ़ और निचला शहर था। ठीक है, गढ़ क्या था, तो गढ़ था आपके ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ये आपका गढ़ है जो थोड़ा सा भूमि से ऊंचा उठा हुआ था। ठीक है, तो ये गढ़ कहलाया। और बाकी नीचे वाला को हम लोग जो है निचला शहर कहते हैं। ठीक है, तो निचला शहर यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। आवासीय आवास था ये। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे इसके एक्सेप्शंस की, मतलब अधिकतर जितने भी साइट्स थे ना सिंधु घाटी सभ्यता के, सब में आपको ये देखने को मिला था गढ़ और निचला शहर। लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स जैसे आपको याद रखना है एक्सेप्शन में, कि चनहुद्रो में सिर्फ आपका गढ़ नहीं पाया गया था। ठीक है, सिर्फ आपका जो है ये लोअर टाउन्स देखने को मिला था, यानी निचला शहर देखने को मिला था। लेकिन अगर हम धौलावीरा की बात करेंगे तो इसमें सीटाडेल यानी कि गढ़ और निचला टाउन तो था ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो है
मिडिल टाउन भी था, ठीक है। तो धौलावीरा एक एक्सेप्शन याद रखना है और चनहुद्रो एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। इसके अलावा लिपि क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो चित्रात्मक लिपि थी, मतलब ऐसा था कि उसको पढ़ा नहीं जा सका था, ठीक है। और इस लिपि को किस नाम से जाना गया था, तो बोस्ट्रोफोन कहा गया था, ठीक है, बोस्ट्रोफेडन, ठीक है। जिसमें कि दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, मतलब इस तरीके से दाएं से बाएं फिर दाएं से बाएं, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया था। तो इसको पढ़ा नहीं गया था फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, प्राकृतिक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जहाज बनाने का स्थान था, टेराकोटा जहाज। आग की वेदियाँ यहाँ पे मिली है और संयुक्त दफन का साक्ष्य यहाँ पे मिला है लोथल में। बाकी राखी गढ़ी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल यही है, जो कि हरियाणा करंट में पड़ता है, जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। चंद्रद्रोह की बात करेंगे तो ये बिनागढ़ का स्थल है, जो कि पाकिस्तान में है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। बोर्ड पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल जो कि भीमगढ़ का है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। जो शैल चित्र यहाँ पर जो आपका मिला था, मतलब जो वो गुफाएं थी वहाँ पर जो आपका चित्रकारी देखने को मिला था। बाकी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो है पॉटरी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि पॉटरी जो है कहाँ पर कैसा मिला था। तो अगर हम बात करेंगे OCP या फिर BRW यानी कि ऑकड़े जो पॉटरी था, ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिला था, या फिर ब्लैक रेड वेयर कहाँ पर देखने को मिला था, तो ये ताम्रपाषाण यानी कि जो ब्राउन एज था, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिला था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले में या फिर कह सकते हैं उससे पहले, ठीक है, देखने को मिला था ये चीज़। बाकी अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो उसमें आपको जो है OCP और BRW तो देखने को मिला था, इसके अलावा दोस्तों PGW भी आपको देखने को मिला था, ठीक है, यानी कि ग्रे बियर, ठीक है, मतलब ग्रे यानी कि सुरमई कलर का यहाँ पर जो देखने को मिला था। इसके बाद फिर लौह युग आता है, ठीक है, तो इसमें आपका PGW तो था ही, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बियर भी आपको यहाँ पर देखने को मिला था लौह युग में, ठीक है। तो ये आपका जो है याद रखना है कि कौन से पीरियड में जो है कैसा आपका जो है पॉटरी देखने को मिला था। बाकी ये पूरा पाषाण काल का साइट है मध्य प्रदेश, इसके अलावा कुछ कुछ साइट है जैसे कि आदमगढ़ जो कि MP में पड़ता है, हुंसगी जो कि कर्नाटका में है, और कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे आपके जो है पूरा पाषाण काल का यहाँ पर जो है 60 साइट्स हैं, मतलब यहाँ से आपका साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल का। आगे बात करते हैं, जैसे कि मृदभांड मैंने ये सब चीज़ें बता दिया कब क्या मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्व पाषाण काल स्थन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पंजाब हो जाएगा, जो सोन या फिर सोहन घाटी है, पंजाब में पड़ता है, तो ये आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल है। बेलन घाटी की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। डिडवाना राजस्थान में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, हुंसगी कर्नाटका में है, पहलगाम कश्मीर में है, पटने महाराष्ट्र में है, ठीक है। पटने से ही आपका जो शुतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं, जो कि एक पूरा पाषाणकालीन वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पटने महाराष्ट्र में। तो ये सारे आपके पूरा पाषाणकालीन के यहाँ पर जो है स्थल है, याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मध्य पाषाण की बात करेंगे तो लंगनाज हो जाएगा, ठीक है, मोहसीना जिला गुजरात में पड़ता है। भीमबेटका जो अभी हम लोग ने देखा मध्यकाल, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल के निकट है। चोपनी मांडो जो कि यूपी में है, इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में। वीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, बागोड़, संगन कुल्लू और तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु वाले हिस्से में। तो ये सारे आपके मध्य पाषाण काल में है। बाकी एक होता है माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो मध्यकाल कालीन में माइक्रोलिथ्स देखने को मिला था, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के उपकरण देखने को मिले थे। कहाँ से मिले थे, तो आदमगढ़ से, ठीक है, MP में, बागौर राजस्थान में, ठीक है। सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया था, उसका साक्ष्य भी आपका जो है बागौर से मिला था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो इसका टाइम पीरियड 7000 से लेकर 10,000 BC तक आता है। तो इसमें जो है आपका खाद्य उत्पादन के साक्ष्य मिले थे, जैसे कि मेहरगढ़ की अगर बात करते हैं तो जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ पर सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य, जौ और कपास के साक्ष्य देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों घर यानी कि घर थे वहाँ पर, उसका साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है मेहरगढ़ में। बाकी कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका नवपाषाण काल का एक साक्ष्य है, साइट है। तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ पर जो बुर्ज होम है और गुफ कराल है, ठीक है। तो बुर्ज होम में आपका जो है इंसान के साथ पालतू कुत्ते का शव दफन, मतलब इसका साक्ष्य मिला है, जो कि श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। और गुफ कराल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कुम्हाड़ों की गुफा, जो कि श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पर आपका कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो ये सारे आपके नवपाषाण के साइट्स है। और कश्मीर घाटी में आपको याद रखना है हड्डी के बने उपकरण और हथियार हमको मिला है, ठीक है। बिहार में आपका चिरांद पड़ता है, वहाँ पर हड्डी के उपकरण देखने को मिले हैं। कर्नाटका का जो संगन कुल्लू, ब्रह्मगिरी, मॉस्की, ये सारे के सारे जो है आपका साइट्स है जहाँ पर आपका जो बाजरा की खेती का साक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, ठीक है, वहाँ पर चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। आंध्र प्रदेश में भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी के पास जो है आपका साक्ष्य मिला है, ठीक है, उल्नूर करके, जो कि सबसे पुरानी साइट है। नागार्जुन कोंडा भी वहीं का है, ठीक है, बुधियाल भी आपका वहीं का है। इसके अलावा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कावेरी मिला है, ठीक है। बेलन घाटी में आपका कोल्डिहवा,
और जो महागाड़ा है, ठीक है, सबसे पहले 7000 BC में यहीं पे आपका चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेघालय की बात करेंगे तो गारो पहाड़ी यहीं पे है। असम की बात करेंगे तो दाऊजली हेडिंग, जहाँ पर जेराइट पत्थर हरा कलर का देखने को मिला है, तो यहीं से आपको मिला है, जो कि आपका नवपाषाण काल का एक साइट है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका सबसे पहला जो मतलब कह सकते हैं कि नवपाषाण कालीन शहर कौन सा था, तो वो था आपका कैटल युग, जो कि आपका तुर्की में पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ताम्र युग की बात करते हैं। तो इसमें ग्रामीण समुदाय था, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो अहड़ और गिलोड जो है ये मतलब यहाँ पर साक्ष्य मिला था, जो कि बनास घाटी में पड़ता है। पूर्वी भारत में अगर बात करेंगे तो चिरान, जो कि बिहार में पड़ता है, तो गंगा नदी के किनारे ये है। उसके बाद वर्धमान जिला, मिदानपुर जिला, ये दोनों वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये आपका ताम्र युग का आपका स्थल है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मालवा, कायथा, ईरान, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। कायथा को काली सिंध के नाम से जानते हैं। बाकी महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जोड़वे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नावदा टोली, संस्कृति, प्रवरा, ये सारे के सारे आपका महाराष्ट्र के जो आपका ताम्रयुगीन स्थल है। बाकी अगर हम बात करेंगे खेतरी की खान कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, और मलज खंड जो आपका MP में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर बोर्ड है, किस सुल्तान ने अमीरों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए जो है कई नियम बनाए थे, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। याद कीजिएगा, यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 से 1296 तक रहते हैं, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक होते हैं। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, ठीक है। तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो है अमीरों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए नियम बनाए थे, ठीक है। बाकी इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो इल्तुतमिश का मकबरा आपको याद रखना है, 1235 AD में जो है ये मरे थे, ठीक है। इसी के समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1227 AD में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1296 से 1316 तक ये रहते हैं, ठीक है। ये 3 बाजार स्थापित करते हैं खादान के लिए, ठीक है। खादान के लिए जो है सराय मंडी, ठीक है, सनाए मंडी इसको बोलते हैं। और महंगे कपड़े और घोड़ों के लिए जो है आपका सराय आदिल करके था, ठीक है। और दासों और मवेशियों के लिए भी इन्होंने बाजार स्थापित किए थे। प्रत्येक बाजार में एक नियंत्रण हुआ करता था, जिसको कि साहना कहा जाता था, जो कि आपका एक उच्च अधिकारी था, ठीक है। इसका काम था कि व्यापारी और दुकानदारों का रजिस्टर बनाए रखना और कीमत का हिसाब रखना कि सारा चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब प्राइस वगैरह घट या ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ आपका देखना था। तो ये सारा काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाकी इसके अलावा 2 अधिकारी द्वारा बाज़ारों की जांच भी था, जैसे कि दीवाने रियासत करके था, सनाया मंडे था, जो कि हम लोगों ने अभी देखा कि सनाया मंडे आपका जो है किस चीज़ से रिलेटेड था, ये आपका जो है खदान से संबंधित था। इसके अलावा बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए जाते थे, तो इसको हम लोग सराय आदिल कहते थे। और इसने गुप्तचर विभाग भी बना रखे थे 2, एक था बरीद और एक था मुनाहिन, ठीक है, देखने के लिए कि सही से चल रहा है कि नहीं सारा चीज़। बाकी इसके अलावा 2 विभाग इन्होंने स्थापित किया था, दीवाने मुस्तकराज करके, जो कि आपका राजस्व की वसूली और बकाया राशि की जाँच करता था, और एक दीवाने रियासत था, जो कि आपका बाज़ार की कीमतों पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था, नज़र रखता था कि सही चीज़ तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तकराज, ये सारे आपके जो है यहाँ पे संबंधित है किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। इसके अलावा 3 कर यहाँ पे इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। कृषकों द्वारा दिए जाने वाला कर का प्रकार था, जैसे कि आपका जजिया कर, जो कि आपका गैर मुसलमानों पर लगता था, घड़ाई जो कि घर पर लगता था, और चराई जो कि पशुओं को चराने वाले घास के मैदान पर यहाँ पर लगता था। इसके अलावा हम बात करते हैं गैसुद्दीन बलबन के बारे में, जो कि आपका स्लेव डायनेस्टी से संबंध रखता था। तो 1266 से 1287 ईस्वी तक ये रहा था। यह नसरुद्दीन महमूद के अधीन नायब था, नायब का मतलब उसके अंदर यह काम करता था। उसने चहलगानी चालीसा को शक्ति को तोड़ा, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था चहलगानी, उसको ख़त्म किया और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल किया। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ठीक है। तो दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य डिपार्टमेंट था, याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने ही इसको जो है स्थापना किया था। बाकी इसके अलावा उपाधि की बात करेंगे तो जिले इलाही की उपाधि जो है इनको मतलब लिया था, ठीक है। अल्लाह की छाया जिसका मतलब होता है, जिले इलाही का मतलब अल्लाह की छाया। और अपने आप को जो है अफरासियाब के वंशज भी बताए थे, ठीक है, बलबन ने। उन्होंने सिजदा और पैबोस, सिजदा का मतलब होता है कि राजा के समक्ष झुकना, और पैबोस का मतलब होता है कि उनके पैर चूमना। तो ये सब आपका जो स्टार्ट किया था बलबन ने। और उसने लौ एवं रक्त की नीति शुरू की थी। और सबसे पहले यहाँ पर पारसी कमेटी का जो फेमस आपका त्यौहार है नवरोज, यहीं पे इसी के टाइम में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इसने दीवाने को ही जो स्थापित कर रखा था, जो कि कृषि से रिलेटेड था, ठीक है। और इसके अलावा दीवाने रियालत जो कि आपका धार्मिक अधिकारी से रिलेटेड था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत जो है भारत में धनी और अमीर मुसलमानों पर एक धार्मिक कर कौन सा लगा जाता था, तो ये था ज़कात, जो कि आपको मुसलमानों पर लगता था। और जजिया क्या था, गैर मुसलमानों पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी देश के उच्च कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने वाले अन्य देशों में प्रवासन को क्या कहते हैं, यानी कि
मान लीजिए कि किसी का ब्रेन बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ाई करके दूसरे देश में सेटल हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं प्रतिभा पलायन। जैसे कि जो हमारे सुंदर पिचाई है, ठीक है, इंडिया के हैं लेकिन वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो वो यूएस में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है प्रतिभा पायल पलायन, ठीक है। बाकी पर्यावरण की वहन क्षमता क्या होती है, तो ये होता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति के जीवों की वह अधिकतम संख्या जिसे वो बनाए रखता है, उसको बोलते हैं पर्यावरण की वहन क्षमता। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं गार्डन है, तो गार्डन में आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 आप गाय भैंस रख सकते हैं चढ़ने के लिए, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं रख सकते, जितना आपके पास रिसोर्सेज है उतना ही तो रख सकते हैं ना, तो वही आपका कहलाता है पर्यावरण की वहन क्षमता। बाकी जैविक क्षमता क्या होता है, तो किसी प्रजाति की प्रजनन और जीवित रखने की जो क्षमता होती है वो जैविक क्षमता कहलाता है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है ये, के चयनित प्रजातियां और आर चयनित। तो के चयनित वाले में आपका बड़े जानवर होते हैं जिसकी प्रजनन क्षमता जो कम होती है और जीवन अवधि ज़्यादा होती है, और आर वाले में छोटे जानवर होते हैं जिसकी प्रजनन दर काफ़ी तेज़ होती है और जीवन अवधि काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैविक क्षमता भी। बाकी जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है, तो ये होता है आपका जन्म और मृत्यु दर में बदलाव के साथ साथ आबादी में होने वाला जो भी बदलाव होता है ना, उसको हम लोग जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। आगे है मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग जो है क्या होती है, मतलब मांग के नियम के अनुसार पूछ रहा है वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग, तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। यानी कि अगर हम कीमत को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मांग क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और अगर कीमत को कम करेंगे तो मांग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका होता है एक दूसरे का विपरीत। तो वही हमसे पूछा था, तो याद रखिएगा वस्तु की कीमत का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है मांग के नियम में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वक्र में आपका जो मूवमेंट और शिफ्टिंग होता है, तो अगर हम मूल्य में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मूल्य को घटा या बढ़ा रहे हैं, तो उससे जो है आपका मूवमेंट होगा, ठीक है, जो वक्र होगा वो मूवमेंट होगा। और बदलाव कब होगा, तो बदलाव होगा जब मूल्य के अलावा किसी चीज़ में अगर हम परिवर्तन करें, जैसे कि आय में कर रहे हैं या फिर वरीयता। जैसे मान लीजिए कि वस्तु का दाम जो है कुछ रुपया है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका उसका रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका सैलरी भी बढ़ जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कम कीजिएगा, ठीक है। जब सैलरी बढ़ रहा है तो आप उसको ज़रूर उसको खरीदिएगा उतने में ही, ठीक है। तो वो हो गया। उसके अलावा वरीयता हो गया, मतलब प्रेफरेंस आप किसी और चीज़ को देने लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में कॉफ़ी का दाम बढ़ गया है तो ज़्यादा लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जब चेंजेज होगा ना, तो उसमें हम लोग जो है जो हमारा जो ये होता है वक्र होता है, जो स्लोप होता है, वो हम लोग का क्या होता है, शिफ्ट होता है। और जब मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसको मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 तरह का शिफ्टिंग होता है, एक होता है आपका राइट वर्ड और एक होता है लेफ्ट वर्ड। तो जब अगर मांग बढ़ता है, ठीक है, मांग बढ़ेगा तो ये जो आपका स्लोप है, ठीक है, डिमांड कर्व का, वो आपका दाईं ओर आपका शिफ्ट होता है, ठीक है, दाईं ओर मतलब इस तरीके से। और अगर जब मांग घट जाता है तो इसका उल्टा यानी कि लेफ्ट वर्ड आपका शिफ्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए इसको, उतना ज़्यादा यहाँ पर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि मूवमेंट और शिफ्ट कब होता है। और 2 तरह का आपका शिफ्टिंग होता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। तो राइट वर्ड कब होगा, लेफ्ट वर्ड कब होगा, बस ये याद रखना है आपको। आगे 13 नंबर बोला किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की, तो लिवेन हॉक ने किया था। ये कब किया था, तो 1674 में किया था, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पर सेल की खोज सबसे पहले कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और ये मृत था आपका, ठीक है। कॉर्क में देखा था, कॉर्क क्या होता था, जो पेड़ की जो छाल होती है ना वहाँ पर देखा था, ठीक है। मृत कोशिका था ये, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। बाकी लेवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में पानी में जीवित कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक की खोज करते हैं। और पुरकिंजे जो 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म, जिसको कि हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, तो उसकी खोज पुरकिंजे ने 1839 में की। बाकी कोशिका का सिद्धांत आपको याद रखना है कि जो सभी पौधे और जानवर होते हैं कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जीवन की मूल इकाई होती है कोशिका, यही सब आपको बातें बताई गई थी कोशिका सिद्धांत में। और स्लाइडन और स्वान जो कि 1838 ईस्वी में जो है ये सिद्धांत देते हैं, जिसको कि बाद में आगे जो एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है विरचाउ, ये इस पे काम करते हैं। और 1855 ईस्वी में एक प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत देते हैं जिसका नाम होता है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि नई कोशिका जो है पहले से मौजूद कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो 1838 ईस्वी में स्लाइडन स्वान याद रखिएगा, और फिर 1855 ईस्वी में आपका जो विरचाउ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। निलंबन में क्या होता है, तो निलंबन में जो है निलंबन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका विसमांग मिश्रण में देखने को मिला है, जिसमें कि जो आपके पदार्थ होते हैं वो सही तरीके से मिश्रित नहीं होता है, ठीक है। और बाकी निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ये भी चीज़ क्लियर है, मतलब दोनों बात यहाँ पर जो है सही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो जिसमें केवल एक प्रकार के अणु या फिर परमाणु होते हैं उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका हीरा सिर्फ कार्बन इसमें देखने को मिलता है, सल्फर में सिर्फ सल्फर होता है, टिन में सिर्फ
एसएन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ एक पदार्थ से मिलकर बना होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे मिश्रण की, तो ये अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, संयोजन होता है। जैसे कि पीतल जो कि आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कांसा जो कि कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है। तो ये आपका मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा नींबू पानी हो गया, ठीक है, रेत की पानी हो गया। तो इसमें भी दो तरह का मिश्रण होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। तो समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें कि संगठन जो है एक समान होता है। एक समान मीन्स कि जो भी हम लोग पदार्थ डाले हैं वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से घुल गया है, ठीक है। तो ये आपका समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब ये ठोस ठोस में भी हो सकता है, गैस गैस में भी हो सकता है और द्रव द्रव में भी हो सकता है, ठीक है। बाकी भौतिक प्रक्रिया से अलग इसको नहीं किया जा सकता है और इसका जो साइज होता है घुलने के बाद 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए इसको नंगे आंखों से नहीं देख सकते। बाकी वही विसमांगी इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ एक समान ना होकर के परस्पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसको सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन मतलब अभी हम देख रहे थे निलंबन, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें अणु का आकार जो आपका 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके अलावा एक टिंडल इफेक्ट होता है, जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी से गुजारा जाता है तो कोलाइड की किरण प्रकाश की किरण को बिखेर देती है और हम विलयन में प्रकाश के मार्ग को देख सकते हैं। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन रखते हैं जिसमें कि अगर पूरी तरीके से घुला हुआ है सारा चीज़, तो इसमें हमको लाइट का जो पाथ है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर जो है कण अच्छे तरीके से मतलब मिला हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे दूध जो होता है, ठीक है, वो भी आपका टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। देखने में जरूर लगेगा कि वो जो आपका अच्छे तरीके से मिश्रित है, लेकिन वास्तव में वो जो है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छे तरीके से मिश्रित नहीं है। शुद्ध तो है ही, शुद्ध मतलब है ही नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, शुद्ध तो मतलब वो वैसा पदार्थ होता है जो एक पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कोलाइडी जो होता है वो आपका मिल्क में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि टिंडल इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब सही तरीके से जो है पदार्थ अच्छे से घोले हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ब्राउनी गति के बारे में देखते हैं। ब्राउनी गति की बात करेंगे तो ये किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इसको ब्राउनी गति कहते हैं, जिसको कि 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, ठीक है। इसके अलावा 15 नंबर बोर्ड है, कौन सा नृत्य जो है नृत्य के माध्यम से एक नाटक को व्यक्त करता है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवाल भाषा में होता है। तो ये मणि प्रवाल भाषा की बात करेंगे सबसे पहले तो ये संस्कृत और मलयालम का दोनों का मिक्स्ड रूप होता है, ठीक है। और ये कौन सा आपका जो है नृत्य है, तो ये आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका गीत कौन सा गीत है, ठीक है। तो नाटक को व्यक्त करता है यहाँ पर, नृत्य के माध्यम से एक नाटक को व्यक्त करता है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से इस भाषा में होता है। तो ये मोहिनी अट्टम हो जाएगा, जो कि केरला का है, ठीक है। केरला का एक और है आपका कथकली, जो कि मास्क नृत्य के नाम से जानते हैं। इसमें 5 बेसम होते हैं, कल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। बाकी मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका विष्णु भगवान को समर्पित है, यानी कि इसमें जो ऐसा बोला जाता है कि विष्णु भगवान जो है मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं। तो मोहिनी अट्टम यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। बाकी ये पंचतंत्रों में से हवा को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। बाकी इसको जादूगर का नृत्य या फिर सुंदर नृत्य कहते हैं, भगवान विष्णु से संबंधित है, मोहिनी शब्द से संबंधित है ये, ठीक है। बाकी महिला द्वारा किया जाने वाला एकल ये नृत्य है, ठीक है। और प्राचीन ग्रंथ से संदर्भित इसमें जो है व्यवहार माला, ठीक है, हो जाएगा। व्यवहार माला हम लोगों ने देखा था कल ही कि इसका जो लेखक कौन है, तो आपका नंबूदरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजा स्वाति थिरुनाल ने न केवल मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया बल्कि इस नृत्य शैली में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को शामिल करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो ये थोड़ा सा लाइन भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट की। तो इसका ट्रिक है याद करने का कि मोहिनी जो है गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो मोहिनी से आपका मोहिनीअट्टम, गोपी से आपका गोपिका वर्मा, कन से कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर, जय से आपका हो जाएगा जयप्रभा मेनन, राधा से हो जाएगा राधा दत्ता, कृष्णा से हो जाएगा पल्लवी कृष्णा और अम्मा से हो जाएगा कल्याणकुटी अम्मा। तो ये सारे के सारे आपका जो है मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर बोला विल्लू पट्टू, जहाँ कलाकार विल्लू या फिर धनुष को मुख्य वाद्य के रूप में लेकर गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, ये कैसा लोक नृत्य है। तो देखिए ज़्यादातर अगर तो आपको ट ऐसे कुछ टर्म देखने को मिलेगा तो वो आपको ज़्यादातर या तो वो केरला का होगा या तो तमिलनाडु का होगा। तो तमिलनाडु यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलपट्टू, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु की और भी अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो कोलाट्टम, सिम्बलाट्टम, ओलियाट्टम, देवराट्टम, ठीक है, देख रहे हैं ना टम टम यहाँ पर सब में है। तो तमिलनाडु से है। तो ऐसे भी आप अगर ऑप्शन में अगर आपका तमिलनाडु है और बाकी अगर अदर स्टेट्स दिया रखा है तो आप उससे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कुलिरई अट्टम, कुम्मी, कावड़ी, ये सब आपका तमिलनाडु से है। बाकी झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको करम, जिसको कि कड़मा भी कहते हैं, पाइका, फगुआ,
मुंदरी, डोमकच, झुमरै, छऊ, हुंटा, ये सब आपका झारखंड से है। कर्मा क्या होता है? तो कर्मा आपका एक कृषि उत्सव है, ठीक है। इस नृत्य के दौरान कदम वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन सा ट्राइब करता है इसको? तो ओराव जनजाति करता है इसको, ठीक है। बाकी पाइका की अगर हम बात करेंगे तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक पारंपरिक नृत्य मार्शल डांस है। मुंदरी की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा ये भी आपका किया जाता है, फसल उत्सव के रूप में इसको किया जाता है। झुमैर आपका होता है सदन का एक लोक नृत्य होता है। और छऊ, तीन प्रकार का छऊ होता है, ठीक है। ये भी आपका एक मार्शल फॉर्म है, ठीक है, डांस का। तो तीन प्रकार का कौन सा है? तो पुरुलिया है, सरायकेला है और मयूरभंज है। तो पुरुलिया जो आपका पश्चिम बंगाल में है, सरायकेला झारखंड में है, मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। इसके अलावा संथाली की बात करेंगे तो झीका दसैन के नाम से भी जाना जाता है इसको। संथाल जनजाति के द्वारा इसको अक्टूबर में किया जाता है। और हंटर नृत्य आपका शिकारी की तैयारी को दर्शाता है। तेलंगाना में भी है कुछ कुछ, जैसे कि आपका बोनालू है, ठीक है। इसके अलावा बथुकम्मा है, माथुरी है, गुसाड़ी है, थिमसा है, लंबाड़ी है, ये सारे आपके तेलंगाना के हैं, ठीक है। बाकी लंबाड़ी की याद रखिएगा, लंबाड़ी लंबाड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। धिमसा का जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो पोरजा जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। गुसाड़ी जो होता है आपका दशहरा के दौरान गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो डंडारी नृत्य है वो एक इसी का भाग है, ठीक है। बोनालू की बात करेंगे तो देवी महाकाली का रंगारंग महोत्सव होता है ये सब आपका आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, सॉरी तेलंगाना, ठीक है। आगे है कौन सा केरल का त्यौहार है जो फसल के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है और इसमें सर्व, नौका दौड़ आदि शामिल होते हैं। ये ओणम का आपका है, ठीक है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है केरल में, याद रखिएगा। इसका और भी है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं, पूरन वासु एंड निशा दे आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस ऑन मकर संक्रांति। ये याद करने का ट्रिक है। तो पूरन से आप त्रिशूल पूरम याद रखिएगा, वासु से बिसु याद रखिएगा जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल भी है केरल का। निशा गांधी आपको याद रखना है निशा से, ठीक है। थैयम आपको याद रखना है दे से। और अट्टू आपको याद रखना है आर से, ठीक है। पैन करनी आपको याद रखना है पेन से। उसके अलावा बल्लकलम बोट रेस, ठीक है। मकर विराकू, अट्टाकुल्लू पोंगल, ओनम जो कि सितंबर मंथ में होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ में। और गुरुवयूर एकादशी, ये सब आपका जो है केरला का यहाँ पर जो है फेमस फेस्टिवल है। बाकी जो थ्रिशूर पूरम है ये भी आपका जो है जो विशु सॉरी अनम फेस्टिवल है उसी का पार्ट है। जो नेहरू बोट रेस होता है ये आपका केरला में आपका जो होता है पूर्णमाड़ा कयाल करके जो जगह होता है वहाँ पर आपको ये होता है, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह पर मार्शल डांस होता है तो आप देख लीजिएगा एक बार। जो लट्ठी होता है वो आपका पंजाब पश्चिम बंगाल में होता है, गटका पंजाब में, सिमलम्बम तमिलनाडु में, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। आगे 3 बार की ओलंपियन पीटी उषा ने फिल इन द ब्लैंक्स में 4 स्पर्धाओं, एक तो 200 मीटर, एक 400 मीटर, 400 मीटर बाका दौड़ और 4x400 मीटर का रिले में एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जो सियोल में आपका हुआ था ना 1986 में, ठीक है। तो इसमें ये काम यहाँ पर किया था पीटी उषा ने, ठीक है। बाकी पीटी उषा को याद करिएगा, इसको जो है इनको जो पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और प्रसिद्ध भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके प्रथम अध्यक्ष दोराबाजी टाटा है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। हैरी बर्ग एंड आर्थर नोहरेन जो है इसके थे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे एशियन खेल की तो एशियन खेल सबसे पहले भारत में आपका जो 1951 में हुआ था और दूसरी बार 1982 में। तो कुल मिलाकर के 2 बार यहाँ पर जो है एशियन गेम्स की मेज़बानी किया है भारत। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक बार मेज़बानी तो ये आपका थाईलैंड किया है 4 बार, दक्षिण कोरिया किया है 3 बार। 2022 में जो आपका एशियन खेल्स हुआ था वो आपका हांगजाओ चीन में हुआ था। 2026 में ये आपका नंगोया जापान में होने वाला है और 2030 में आपका जो है दोहा में होने वाला है, कतर में, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोला 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को जो है किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा डब्ल्यू से प्लॉडेन उस समय के जो है जनगणना आयुक्त थे, उन्हीं के समय में ये हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपका इससे भी पहले आपका एक हुआ था 1872 ईस्वी में जो कि आपका एक अपूर्ण था, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जो कि 69 से 72 तक रहे थे। तो उनके शासनकाल में हुआ था, ये पूर्ण सेंसस नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद रिपन आते हैं 1880 से 84। तो इनके समय में पहली पूर्ण जनगणना होती है 1881 ईस्वी में। उस समय जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी प्लॉडेन थे, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा किसी भी भारत में किसी भी साल का सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो आपका ढाका का हुआ था, जो कि 1830 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हेनरी वॉल्टर ने किया था, इसलिए इनको जो है भारतीय जनगणना के जनक कहते हैं। और ये हर 10 साल पे होता है, आपको पता होगा। आज़ादी के बाद की पहली जनगणना आपका 1951 था। और ये जो है आपका मतलब जो 2011 में हुआ था सबसे लेटेस्ट वाला है, 15वीं जनगणना है ओवरऑल। अगर आप स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 7वीं थी। बाकी जनगणना का संचालन प्राधिकरण कौन होता है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है। और अभी कौन है? राजीव कुमार है, आपको याद रखना होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो जनगणना 2011 की कुछ झलकियाँ, जैसे कि अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रार जनरल की बात करेंगे तो ये आपका सीएम चंद्रमौली है। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? एम के नारायण है। और एम क्या था, ध्येय क्या था हम लोगों का 2011 में? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था। बाकी उस समय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मतलब 35 और जिला 640, ठीक है। इनका जो है यहाँ पर जो है हुआ था सेंसस, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं, जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला मकान सूचीकरण जो कि अप्रैल से सितंबर 2010 में हुआ था। फिर उसके बाद जनसंख्या गणना हुआ था 9 से 28 फरवरी 2011 को। बाकी जेम्स प्रिंसपे के बारे में याद रहना चाहिए आपको कि इन्होंने अशोक का जो शिलालेख था उनको यहाँ पर पढ़ा था सबसे पहले 1937 में। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सुकन्या समृद्ध खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जो है जमा करनी होगी? तो ये आपका 250 टोटल यहाँ पर जो राशि जमा करनी होगी। अधिकतम कितना किया जा सकता है? तो 1.5 लाख किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो आपका खाता योजना था ये आपका बालिकाओं के लिए बचत योजना था। इसमें ये था कि आप जो है मतलब जमा कर सकते हैं 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम ये है और मैक्सिमम 1.5 लाख है। और फिर जब 18 से ऊपर अगर आप मान लीजिए कि लड़कियों का या फिर बालिकाओं का विवाह करवाते हैं तो फिर जो भी अपने पैसे जमा किए वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था इसमें। बाकी लॉन्च ये कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग था, ठीक है। ये भी आपका जो 2015 में ही यहाँ पर जो है आया था, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सबसे पहले ये हरियाणा के पानीपत से यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट 20 लेक्चर्स। बाकी पीडीएफ के लिए सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है बता दिया जाएगा कि कैसे आपको जो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, कमेंट करना भी कंपलसरी है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं। इसी तरीके से रेगुलर आगे भी वीडियोज़ आएंगी, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।